Okay, so today we are going to revise two important and last two things of this chapter, significant figures or errors, estimation of error and combination of errors. So I will go through what is estimation of error. अब एरर के टाइप्स जो होते हैं, जैसे आपने सीखा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। सिस्टमैटिक एरर एक होता है, एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में तीन टाइप्स थे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर में मैं नहीं जाऊंगा, आई विल जस्ट डिफाइन व्हाट इज एरर एंड व्हाट आर डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट यू विल नीड टू फाइंड आउट एरर्स। तो सबसे पहले एरर का मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझ लो। देखो, हमारे पास एक किसी भी मेजरमेंट का एग्जैक्ट रीडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई हैव दिस बॉल। मेरे पास इस बॉल के डायामीटर का एग्जैक्ट रीडिंग है, मान लो 2.112 सेंटीमीटर। अब मैं इस बॉल का डायामीटर मेजर कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सम स्केल। कुछ एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उससे मैं मेजर कर रहा हूं। मुझे मिल गया वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वैल्यू measured value as 2.113 सेंटीमीटर। तो मैं नोटेशन थोड़े से चेंज करता हूं। आई विल कॉल दिस एज एग्जैक्ट वैल्यू, रियल वैल्यू एंड दिस एज मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो ये जो मेजर्ड वैल्यू और जो रियल वैल्यू में डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज एरर। सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन measured value and the real value or the exact value of a physical quantity. So this is important. You need to know this, right? So what is error? Error ये सिर्फ डिफरेंस है बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, जो आपने मेजर करके निकाला है वो वैल्यू, और जो एग्जैक्ट या फिर जो गिवन वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस होता है एरर। ओके, दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो। अब मेनी टाइम्स क्या होता है कि हमको रियल वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं होगी। वी डोंट नो व्हाट इज रियल वैल्यू, व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम मान लो कि हमने एक रीडिंग लिया, हमने इसका डायमीटर मेजर किया विद द हेल्प ऑफ सम स्केल, वी यूज सम स्केल टू मेजर। तो मुझे मिल गया A1। ओके, सम रीडिंग A1। फिर हमने दूसरा स्केल यूज किया तो हमको मिल गया A2। फिर हमने तीसरा स्केल यूज किया, हमको मिल गया A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार हम मेजरमेंट ले रहे हैं, हर बार हमको अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। ओके, सो वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ईच टाइम वी आर मेकिंग अ मेजरमेंट, और हमको रियल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है। तो द क्वेश्चन इज, जब रियल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो फिर रियल वैल्यू किसको लेंगे? क्योंकि मेजरमेंट तो किया तो हर बार अलग अलग वैल्यू आ रही है। ईच टाइम यू आर डूइंग अ मेजरमेंट यू आर गेटिंग सम डिफरेंट वैल्यू। तो हम बोलते हैं कि जो एवरेज होता है, जो मीन वैल्यू होता है, वो होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो हम इस सारे रीडिंग्स का मीन ले लेंगे, जितने भी रीडिंग्स हैं हमारे पास, n रीडिंग्स लेटेस्ट से। तो ये जो मीन वैल्यू होगा, हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे। हम मान लेंगे ये ट्रू वैल्यू है। ओके, राइट। तो अब बात आती है एरर की। अब रियल वैल्यू नहीं पता था तो हमने सारे रीडिंग्स का एवरेज ले लिया। फिर हमने इस मीन वैल्यू में से पहली रीडिंग माइनस की, तो ये हमको मिल गया एरर इन मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट रीडिंग। ओके, एरर इन द फर्स्ट रीडिंग, राइट। पर प्रॉब्लम है, हमारे पास तो बहुत सारे रीडिंग है। तो फिर हम व्हाट वी विल डू इज, हम मीन में से सेकेंड रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये मिल जाएगा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सेकेंड रीडिंग। फिर हम मीन में से थर्ड रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमको मिल जाएगा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ थर्ड रीडिंग। ओके, देन ऐसे हम हर एक रीडिंग के लिए करने वाले हैं। हम हर एक रीडिंग को मीन वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा हो सकता है कि ए मीन, जो मीन वैल्यू है वो A1 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, हो सकता है। ओके, ये भी हो सकता है कि ए मीन ये A2 से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि ए मीन ये A3 से कम है, तो ये नेगेटिव आएगा। मतलब कुछ एरर पॉजिटिव है, कुछ एरर नेगेटिव है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं। मतलब हम मीन वैल्यू में से हर एक रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हम उसका मॉड लेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू माइनस ईच रीडिंग और इंडिविजुअल रीडिंग का मॉड विल गिव यू एब्सोल्यूट एरर। So this will give you absolute error. This is what you need to know. Okay, तो आपको ये मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। गुड। अब सेम प्रॉब्लम वापस से, पहले इशू क्या था? पहले इशू ये था कि हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट रीडिंग पता नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने सारे के सारे रीडिंग्स का एवरेज ले लिया, उसको बोल दिया कि चलो ये एग्जैक्ट है, मान लेंगे। फिर हमने जब एरर निकाला तो पहले रीडिंग में एरर, दूसरे रीडिंग में एरर, तीसरे में एरर, ऐसे जितने रीडिंग्स होंगे सब में एरर। तो अभी एरर का कौन सा वैल्यू लूं? हमारे पास तो n वैल्यूज आ गए ना एरर के, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, n वैल्यूज हमारे पास आ गए एरर के। तो हम व्हाट वी डू इज, हम एरर्स का भी मीन ले लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट? तो हाउ डू यू डिफाइन मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जो भी एरर्स आपके पास है उनका मीन। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 so on so forth, that delta an by n, this is mean absolute error, errors का mean, right? Good. Then, and by the way, ये जो हम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अप टू an by n लिख रहे थे, इसको शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हो। So you can even write down mean value in a shortcut method, 1 by n summation of ai। इसका मतलब क्या होता है कि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक जाएगी, मतलब पहले i की वैल्यू 1 तो a1, फिर समेशन मतलब प्लस, फिर i की वैल्यू 2 a2, फिर प्लस i की वैल्यू 3 a3, so on so forth। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू an ऐसा आएगा, ये आपको मिल जाएगा मीन वैल्यू। So you have this as mean value. Okay, now similarly इसको भी आप मीन एब्सोल्यूट एरर को भी आप लिख सकते हो 1 by n summation delta ai। ओके, i runs from 1 to n। तो ये आपको मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर, आपको मिल गया एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यूज, सो ऑन सो फोर्थ। अब हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का डेफिनेशन क्या था? रिलेटिव एरर का डेफिनेशन ये था दैट आप मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू के साथ डिवाइड कर दोगे तो उसको आप बोलोगे रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर इज नथिंग बट mean absolute error divided by mean value. So the ratio of mean absolute error to that of mean value is called as relative error. Okay, so percentage error, percentage error is nothing but relative error multiplied by 100। तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर सेम नहीं है। परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। देन यहां तक ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ एरर, मीन वैल्यू क्या होता है, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। इसके बाद हमको देखना है नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स।
combination of errors. Now as you remember, मैंने आपको बताया था, मान लो हमने कोई भी एक मेजरमेंट लिया, जैसे डिस्टेंस का मेजरमेंट है, हमने उस रीडिंग को बोला ए, और ए में एरर था प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा स्टैंड्स फॉर स्मॉल वैल्यूज। तो आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसमें एरर है डेल्टा ए। आपके पास एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरा मतलब सेम टाइप का, अगर ए डिस्टेंस है तो बी भी डिस्टेंस है, और उसमें एरर है प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, आप एक नया क्वांटिटी बना रहे हो जेड। आप ये जो जेड बनाओगे ये ए और बी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाओगे, या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो एक एक करके बात करेंगे। सो अब ऐसा है कि ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें कुछ एरर है। अब एरर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट, जो स्केल मैंने यूज की थी वही फॉल्टी थी, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। हो सकता है कि मैंने एज ए ऑब्जर्वर मैंने अच्छे से रीडिंग नहीं लिया है, तो पर्सनल एरर, वट एवर इट मे बी, बट देयर इज एरर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ए फिजिकल क्वांटिटी में एरर है, बी फिजिकल क्वांटिटी में एरर है, और ए और बी को ऐड करके आप नया फिजिकल क्वांटिटी जेड बना रहे हो, तो जेड में भी एरर होगा। तो द क्वेश्चन इज कि जेड में कितना एरर है। तो जेड में एरर आएगा ए का एरर प्लस बी का एरर। तो जब आप एरर लेते हो तो एरर्स का एडिशन ही करना पड़ेगा, यू डोंट सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं, ये हमने फुल फ्लेज लेक्चर्स में देखा है। वी आर नाउ इनटू रिवीजन क्लासेस एंड हियर वी कैन नॉट गो इनटू डिटेल्ड डेरिवेशन ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो रिवीजन क्लासेस आर जस्ट मीन to revise the concept before you attempt any test. Okay, so this is the idea here. Now similarly second case, हो सकता है कि आप जो ये नया क्वांटिटी z बना रहे हो ये a और b को सब्ट्रैक्ट करके बना रहे हो, तो इस केस में भी जो एरर होगा वो आएगा डेल्टा a प्लस। इवन दो आप दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन एरर्स का एडिशन ही लेना होता है, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं यहाँ पे, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो नाउ यू मे हैव, ऐसा भी हो सकता है कि आप दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेके, या फिर दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन लेके एक तीसरा क्वांटिटी बना रहे हो जेड। तो आपके पास ए फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर्ड है, मेजरमेंट है तो एरर है। ओके, आपके पास एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है बी जो मेजर्ड वैल्यू है, तो इसमें भी एरर है। तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर ए और बी को डिवाइड कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग। जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो रिमेंबर वन थिंग, यू कैन नॉट डायरेक्टली टॉक अबाउट एरर इन द वैल्यू ऑफ जेड। आपको रिलेटिव एरर की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। यू कैन नॉट डायरेक्टली टॉक अबाउट एरर इन जेड, यू हैव टू टॉक अबाउट रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर ही डिफाइन होगा। तो रिलेटिव एरर हियर इज रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। नो मैटर a multiplied by b है या a divided by b है, relative error in z will always be relative error in a plus relative error in b। तो ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, it is always going to be like this। okay, so ये ऐसा ही होगा हमेशा। then अब you may have, ऐसा भी आपके पास आ सकता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ पावर है, ए क्यूब है, ए पावर 4 है, ए पावर 5 है। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं z इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए। तो रिलेटिव एरर इन z विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन ए
प्लस रिलेटिव एरर इन ए। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर अगर आपने देखा होगा क्या फॉर्मूला था, जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है तो रिलेटिव एरर्स का एडिशन है, तो यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ। यहाँ पे तीन सेम क्वांटिटी का प्रोडक्ट है तो रिलेटिव एरर्स का एडिशन है यहाँ पे। तो ये आपको मिल जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए। सो एज अ रूल, अगर z इक्वल टू a रेज टू 3 है तो रिलेटिव एरर इन z ये 3 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन a आएगा। अगर यहाँ पे a रेज टू 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ओके, तो जनरल फॉर्मूला बन गया। जनरल फॉर्मूला ये बन गया कि अगर z इक्वल टू a रेज टू n है तो रिलेटिव एरर इन z इज n इंटू रिलेटिव एरर इन a। ओके, देन अब इसका ये एक जनरल फॉर्मूला है। इस जनरल फॉर्मूला का हम और एक टाइप देखेंगे। तो नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये जो z क्वांटिटी है ये a रेज टू n, b रेज टू m और अपॉन p रेज टू समथिंग लाइक x ऐसा आया। तो इस केस में रिलेटिव एरर इन z will be n into relative error in a plus m into relative error in b plus x into relative error in p ऐसा आएगा वो। So doesn't matter, it does not matter p raised to x ये न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव एरर निकालते वक्त हमेशा प्लस, अभी p का पावर क्या था, x था, तो आप बोलते कि ये नीचे है तो ऊपर जाके p पावर माइनस x होगा तो नीचे माइनस लिखो। माइनस नहीं होगा, ये ऑलवेज प्लस होता है, ऑलवेज। सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। सो ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। यू विल नीड ऑल दिस फॉर्मूलाज इन एग्जाम्स। ओके, तो ये सब पता होना चाहिए, राइट। देन इसके बाद आपने सीखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन इज वन थिंग एंड उसके रूल्स इज डिफरेंट थिंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने आपको बताया था। सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास जो घर में स्केल होता है, सेंटीमीटर स्केल, आपने अगर वो स्केल यूज करके ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड किया, मान लो आपको मिल गया 15.4। ओके, आपने सेकेंड टाइम मेजरमेंट किया, आपको मिल गया 15.4, क्योंकि आपको पता है वो सेंटीमीटर स्केल में 0.1 से छोटा कुछ मेजर नहीं होता है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसा ही मेजरमेंट्स होते हैं वहां पे, राइट। तो तीसरा रीडिंग लिया तो 15.5 आ गया, राइट। नाउ द क्वेश्चन वाज कि इसमें से कौन सा करेक्ट। आप बोलोगे दो बार 15.4 आ गया तो 15.4 करेक्ट, ऐसा नहीं होता है। तो आप इसका एवरेज लोगे। आपने जब इनका एवरेज लिया, मीन वैल्यू लिया मतलब, तो आपको मीन मिल गया 15.43। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आखिरी डिजिट है इसके बारे में हम श्योर नहीं है, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। क्यों कॉन्फिडेंट नहीं है हम लोग, क्योंकि जब हमारा स्केल 15.4 के बाद 15.5 ही मेजर कर सकता है, क्योंकि उस स्केल में 15.4 के बाद 15.5 का ही लाइन है, मतलब उसका एक्यूरेसी ही 0.1 का है। तो फिर ये आखिरी डिजिट जो आया 15.43 जो आया, इसके बारे में हम श्योर कैसे हो सकते हैं, वी कैन नॉट बी श्योर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। 15.44 भी हो सकता था, 15.46 भी हो सकता था। तो वी वेर नॉट श्योर अबाउट दिस, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके, तो this is one thing that you need to know. अब what are significant figures?
एज आई टोल्ड यू, तो आप लोगों को इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, राइट? तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये तो सिग्निफिकेंट, ये तो श्योरिटी के साथ आप बोल ही नहीं सकते 3, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, ओके? बट हम पहले 2 डिजिट्स के अबाउट वी आर श्योर, पक्का है वो, फिक्स कि 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15, 1 और 5, इस रीडिंग में पहले के 2 डिजिट श्योर है, यू कैन से विथ कॉन्फिडेंस। क्यों ऐसा? अभी नॉर्मल सी बात है, लॉजिकल चीज है, मैं अगर ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं और मुझे स्केल ने ऐसा दिखा दिया, तो या तो 15.4, मतलब 15.4 और 15.5 के बीच में ही आंसर आने वाला है, इजंट इट? 15.4 आएगा या 15.5 आएगा, या दोनों के बीच में आंसर आएगा। इसका मतलब इस रीडिंग में एवरेज करने के बाद भी हमको सिर्फ पहले 2 डिजिट्स का कॉन्फिडेंस से पता है कि 15 आने ही वाला है, उसके बाद का डिजिट भी हमको श्योरिटी के साथ नहीं पता है कि 15.4 आएगा कि 15.5 आएगा। तो ये जो नंबर्स हमने लिखे, ये जो एवरेज वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे, इस मीन वैल्यू में वी वेर श्योर अबाउट ओनली फर्स्ट 2 numbers, so we are certain about these 2 numbers, but we are not certain about the last 2 digits. So significant figure by definition is जो भी नंबर्स के डिजिट्स के अबाउट आप सर्टन हो प्लस 1 एडिशनल, मतलब ये 2 तो लेने ही लेने हैं, बट एक अनसर्टन भी लेना है। सो significant figures are those figures about which you are certain plus 1 additional about which you are uncertain. अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फिर मैं ये क्यों लूं? Why should I take 1 uncertain digit? अरे क्योंकि वो 1 uncertain digit जो है, the 1 uncertain digit we're talking about gives you accuracy of the instrument. इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बताता है आपको, वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता हूं तो मुझे क्या पता कि मेरा स्केल 0.1 सेंटीमीटर जितना एक्यूरेट है कि 0.01 जितना है कि 0.001 जितना है। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर लेते वक्त जितने भी डिजिट सर्टन है, एडिशनली एक अनसर्टन डिजिट लेना ही पड़ता है आपको, तो दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1 बहुत इजी है, जो भी नॉन जीरो नंबर है वो सिग्निफिकेंट होते ही है। सो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट होते ही है, कंपल्सरी, दिस इज मस्ट, ओके? दूसरा प्रॉब्लम है जीरोस का, ओके? तो नॉन जीरो का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है जीरो का। अब अगर जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आ गया तो सिग्निफिकेंट होता है। सो जीरो between 2 non-zeros, is significant. Okay, तीसरा, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा आया 202, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है, ये 0 2 नॉन जीरो के बीच में आया तो वो भी सिग्निफिकेंट है। ओके, सो ये पता होना चाहिए आपको। रूल नंबर 3, ओके? अब मान लो मेरे पास नंबर है लेस देन 1, 0.001405 है, तो ये जो भी लीडिंग जीरोस है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोस are not
सिग्निफिकेंट। मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, 00202 या फिर 0.00202 लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, राइट। देन चौथा रूल, और एक रूल था, ओके। तो नाउ ट्रेलिंग जीरो की बात कर लेते हैं। तो यू हैव टू नो दिस कि ट्रेलिंग जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है और कब नहीं होता है। ट्रेलिंग जीरो अगर डेसिमल के बाद आए, जैसे 1.500 या फिर 0.1500, इट बिकम सिग्निफिकेंट। अगर ऐसा लिखा है 1500 तो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, राइट। तो ये चौथा रूल था। देन वोल नंबर का रूल था। मैं भी सारे रूल्स लिखने नहीं वाला हूं बिकॉज वी आर इनटू क्विक रिवीजन। मैंने इन डिटेल्स आपको रूल्स लिख के दिए हैं थियरी क्लासेस में। सो इफ यू वांट आई कैन जस्ट पुट दैट ओवर हियर, नो इश्यूज, बट आपको वो रूल्स पता होने चाहिए। सो नाउ वोल नंबर जैसे 150 लिखा मैंने, तो आखिरी जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद नहीं आया, ओके। तो फोर्थ रूल क्या था? फोर्थ रूल ये था, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरोस to the left, to the right of decimal, to the right of decimal is significant. ओके। अब जब वोल नंबर की बात करोगे, अगर आप वोल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट दिखा रहे हो तो ट्रेलिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। So trailing zero in a whole number without decimal point shown is not significant. Trailing zero in a whole number, in a whole number without decimal shown is not significant. So example 150 ऐसा लिखा है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। 150 पॉइंट लिख दिया तो इट बिकम सिग्निफिकेंट। तो वही है अब नेक्स्ट रूल, ट्रेलिंग जीरो in a whole number with decimal shown is significant. Trailing zero with decimal shown is significant. Last rule is about scientific notation. बहुत बार क्या होता है कि आप नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो। जैसे मान लो मेरे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10 power minus 19, राइट। मतलब a into 10 power n। तो ये 10 power n सिग्निफिकेंट नहीं होता है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। a जैसे 1.6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट ये फाइंड करने के लिए पहले 6 रूल लगाने पड़ेंगे अब। सो when a number is written in scientific notation, when a number is written in scientific notation, that is a into 10 power n, then 10 power n is not significant, but not significant, but a is significant। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, ये पहले 6 रूल से। सो इज नॉट सिग्निफिकेंट। फिर बोलोगे significant figures in A can be found out, significant figures in A can be found out, can be found out
by first six rules. First six rules. So this is how it works. अब एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया इस चैप्टर का रिवीजन के लिए, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? पहले प्रॉब्लम समझो, फिर सॉल्यूशन समझ में आएगा. देखो ऐसा है, फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े या बहुत छोटे छोटे नंबर आते रहेंगे. जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power minus 19, mass of electron 9.1 into 10 power minus 31, mass of proton 1.67 into 10 power minus 27, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो भी वैल्यू आएगी उसकी. ओके, तो अभी आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं पता तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, जब इंट्रोड्यूस होगा तब समझेगा व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. But what else do you know? You have known what is gravitational constant, universal gravitational constant, 6.67 to 10 power minus 11. Avogadro number of atoms सुना होगा. Okay, तो like this. तो जो constant आपने सुने हैं उसकी बात करेंगे. Mass of Earth, 6 into 10 power 24 kilogram. Okay, then maybe you have heard of radius of Earth. सुना होगा, ये 6400 किलोमीटर होता है. 6.4 into 10 power 7 मीटर, क्योंकि 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में लिखूंगा. फिर ये 6.400 10 पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर 6 मीटर, ऐसा है वो. सो यू हैव नोन सो मेनी फिजिकल कॉन्स्टेंट्स. ओके, और भी बहुत सारे हैं. तो यही तो प्रॉब्लम है कि बहुत सारे हमारे पास कांस्टेंट है. मे बी हम हर एक कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं याद रख पाते, लेकिन 10 के पावर्स हमको याद रह जाते हैं. तो हमको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना यह है कि सबसे पहले आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एसआई यूनिट में लाओ, एसआई सिस्टम में लाओ. जैसे रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर. किलोमीटर इज नॉट एसआई यूनिट, तो 6400 इंटू 10 पावर 3 मीटर. अब क्या करना, अब ये जो इंटीग्रल फैक्टर है, मतलब यहाँ पे जो 6400 इंटीजर है, इसको आप 0.5 से 5 के बीच में लिखोगे हमेशा. तो 0.5 और 5 के बीच में आना चाहिए. तो यू कैन नॉट राइट इट लाइक 640 इंटू 10 इंटू 10 पावर, नहीं चलेगा. ये 0.5 और 5 के बीच में चाहिए. आपने अगर ऐसा किया, ये 0 हटा दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो भी नहीं चलेगा. आपने ऐसा किया 6.4 यहाँ पे कर दिया, तो भी नहीं चलेगा. आपने ऐसा किया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यस, नाउ इट इज एक्सेप्टेबल. क्योंकि ये जो नंबर है ये 0.5 से 5 के बीच में आना चाहिए. तो बाय रूल आपको कोई भी एक नंबर राइट डाउन अ नंबर in the form a into 10 power n, where a should be greater than equal to 0.5 or less than 5, right? Correct. तो ये जो 10 का पावर होता है उसको आप बोलते हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. देन पावर ऑफ 10, that is n, is called as order of magnitude. क्योंकि अगर मैंने पूछा व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, आप बोलोगे ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7, 0.64 इंटू 10 पावर 7. आपने बोल दिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7, मतलब आप बोल रहे हो कि 10 पावर 7 मीटर. मैंने पूछा व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे ऑफ द ऑर्डर ऑफ -19, मतलब 1.6 इंटू 10 पावर -19. तो ये ऑर्डर है. ओके,
सो मैंने पूछ लिया अगर आपको व्हाट इज, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, आप बोलोगे ऑफ द ऑर्डर ऑफ -27, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -27, मतलब 1.6 into 10 power -27। ये क्यों काम में आता है? क्योंकि हमको जेई नीट जैसे एग्जाम में, सीईटी जैसे एग्जाम में हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने ही नहीं होते हैं, हमको रफ कैलकुलेशंस करने होते हैं, एंड समटाइम्स यू आर नॉट गिवन वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स। तो आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं दी होती है, तो इन दैट केस आप लोगों को ये अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी पता हो तो भी आपका काम हो सकता है। सो दैट इज व्हाई दे गिव यू सच, I mean, that is why you need to know order of magnitude. So even if value is not given, मुझे नहीं पता, वैल्यू दिया भी नहीं है, what is charge of electron मुझे याद ही नहीं आ रहा है, but at least you remember 10 power -19 तक तो काम हो जाएगा आपका, right? So this is all about the revision of first chapter, units, dimensions and measurements.